सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, जिसमें आज खासी तेज़ी देखी गई है। कारोबारी हफ्ते का आज चौथा रोज़ था और इंडेक्स बहुत तेज़ी के साथ आज ऊपर गया और आगाज़ में ये इंडेक्स एक मौके पर 64,000 की हद को भी अबूर कर गया था और अख्तिताम तक इसने ये हद बरकरार रखी। कारोबार के अख्तिताम पर भी मार्केट अच्छे नंबर्स पर क्लोज हुई और 67 पॉइंट्स का इजाफा आज मार्केट में रिकॉर्ड किया गया। अभी 64,000 से ऊपर ये इंडेक्स जा चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों में ये जो पिछला इसका एक ऑल टाइम हाई था 67 और 68,000 की हद पर ये गया था, वहां तक ये जाएगा। और साथ ही मुल्क भर में जो दीगर कमोडिटीज़ हैं उनकी क्या सूरत हाल है उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट अब बहुत बेहतर अंदाज से चल रही है। सरमायाकारों का एतमाद एक बार फिर बहाल हो चुका है और इसकी वजह यह है कि जो सियासी इस्तेहकाम अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, असेंबली का इजलास हुआ, वहाँ पर तमाम अरकान असेंबली ने हल्फ उठाया, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्रिएट हो रहा है। और एक मौके पर यह 60,000 से भी नीचे जा चुकी थी, लेकिन अब मार्केट ने बहुत बेहतर अंदाज से रिकवर करना शुरू किया है। 64,500 की हद को ये अबूर कर चुकी है और कल ये उम्मीद की जा रही है, जो इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज होगा, कि 65,000 की हद को भी ये इंडेक्स अबूर कर जाएगा। और चंद एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, जिसमें IT सेक्टर है, जिसमें ज़राअत का सेक्टर है, जिसमें कल्टीवेशन है, जिसमें बैंकिंग है, जिसमें कई और ऐसे सेक्टर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जिनके शेयर्स अच्छे खासे महंगे होते जा रहे हैं। और अब ये नए सरमाकारों के लिए एक बड़ा बेहतर मौका है कि इस वक्त अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो आने वाले दिनों में उन्हें इसका बेहतरीन प्रॉफिट भी मिल सकेगा। अब साथ साथ जो फी तोला सोना है वो भी 900 रुपये महंगा हुआ है और 2,15,700 रुपये का हो गया और इसकी भी कीमत हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, चूंकि पिछले दिनों आलमी मार्केट में भी हमने सोने के कुछ बढ़ते हुए दाम देखे थे। अब एक और खबर है कराची पोर्ट से, जहां बल्क चार्जेस में 200 से ज़ायद फीसद का इजाफा है और इस पर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं साकिब फैयाज साहब, उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार किया है कि ये 150 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये फी मैट्रिक टन इसके चार्जेस कर दिए गए। पोर्ट चार्जेस में इस इजाफे को मुस्तरद किया गया, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है और कारोबारी लागत में इससे ज़ाहिर इजाफा हो जाएगा और अदालत से रुजू करने का वो इंदिया दे रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे और मौक़िफ़ उनका है क्या, उन्हीं से जान लेते हैं। साकिब फैयाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। बहुत शुक्रिया साकिब फैयाज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो चार्जेस में ये 200 से भी ज़ायद गुना इजाफा हुआ है, ये इस इजाफे का क्या इम्पैक्ट आएगा? ये 150 रुपये से अचानक 480 रुपये तक चले जाना, आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, आपसे कोई डिस्कशन हुई या बस ये फैसला सादिर कर दिया गया? ये देखें, ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है और उसने इधर जो है वो APT पोर्ट जो था हमारा, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने ये लिया और ये बल्क कार्गो के लिए उसने ये लिया था कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये पोजीशन है कि पहले जो 150 रुपए में जो पर मैट्रिक टन उसकी हैंडलिंग होती थी, तो वो अब 480 रुपीज पर मैट्रिक टन हो गई है। तो इससे जो हमारा जो बल्क कार्गो आता है, इसमें वीट भी शामिल है, स्टील भी शामिल है और इसके अंदर फर्टिलाइजर भी है, सीमेंट भी है। तो इन तमाम चीजों की कीमतों पर इसका असर आएगा और इतना इसके अंदर जो फर्क आया है तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऊपर हुई है और जो भी इम्पोर्टर होगा उसको जो एक एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर आ गया है, जो कि बिला वजह का कि उसकी कोई भी रीजन नहीं है कि या वो कोई ऐसी वैल्यू एडिशन दे रहे हो या पोर्ट में उन्होंने कोई फैसिलिटी ऐड की है या कुछ और उन्होंने कोई ऐसी सहूलत फराहम कर दी है कि उससे कुछ इम्पोर्टर में आसानी हो या हैंडलिंग करने में आसानी हो। कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ जो फर्क आया है वो रेट का फर्क आ गया है। तो साकिब साहब, ये किस मद में ये पैसे बढ़ाए गए? ये कोई टैक्स लगाया गया है, कोई ड्यूटी लगाई गई है, ये किसी किस्म का ये कोई फंड रेजिंग इकदाम है, ये है क्या? ये एक चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैंडलिंग चार्जेस हैं जो लिए गए हैं। हैंडलिंग चार्जेस जो है वो कंपनी AGTL ने किसने उसको टेक ओवर किया है पोर्ट को, तो वो अब अपने चार्जेस ये ले रही है। वही काम जो पहले APT कर रहा था वो 150 रुपए पर मैट्रिक टन पे वो काम हो रहा था, बल्कि उससे भी कम में हो रहा था। और जो अब है वो 480 रुपीज पर मैट्रिक टन पे ये काम हो रहा है। तो उससे जो ये इतने ये 200
गुना से भी ऊपर हो गया ये, तो मतलब ये 2 टाइम्स से भी ऊपर हो गया। तो ये जो है वो मेरे ख्याल में तो किसी तरीके से। और साकिब साहब, ये कलेक्टिव अमाउंट कितना बनेगा डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या इसको मंथली बेसिस पर? महीने का अरबों रुपए, ये तो महीने का अरबों रुपए का टीका है। अच्छा, अरबों रुपए जो है ये तो महीने के जो है वो चार्जेस ये बन जाएंगे महीने के। और ये किसकी जेब में जाएगा, ये कहाँ जा रहा है? ये वही प्राइवेट कंपनी जो है, जो वहाँ पर वो जो AGTL जो है उसी की जेब में ये जाएगा। ये कोई हुकूमत की जेब में नहीं जाएगा ये। अच्छा, ये सिर्फ ये टैक्स पेयर जो है, जो वहाँ के वो जो इम्पोर्टर हैं, वो जो चार्जेस जो पे करेंगे वो उनकी जेब में जाएगा ये। तो अभी आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि लागू तो ये हो गया है, या फिर अब आप लोग इसके खिलाफ कोई अपनी कोई हिकमत अमली तय करेंगे, कुछ करने का इरादा रखते हैं? नहीं, ये इसके ऊपर हम गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, इनके जो रेगुलेटर हैं हम लोग उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल है ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये तो किसी सूरत में भी ये मेरे ख्याल में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा जो है वो एक उसके ऊपर चार्जेस अचानक बढ़ा देना और ये कर देना। और साकिब साहब, गवर्नमेंट का इस पर मौक़िफ़ क्या है? क्या गवर्नमेंट की इजाजत लिए बगैर, उनकी अप्रूवल के बगैर इस तरह से चार्जेस में 200-250% इजाफा हो सकता है? लेकिन गवर्नमेंट ने तो कॉन्ट्रैक्ट उनको ये दिया, अब उन्होंने अपने रेट्स जो है वो हाई कर दिए हैं। अब गवर्नमेंट के पास हम लोग ये जाएंगे कि आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया है, और फिर अब हम उनके पास हम जाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, जो इनके रेगुलेटर हैं उनके पास हम लोग जाएंगे कि जी ये जो इन्होंने इतने हाई रेट कर दिए तो इसको आप कंट्रोल करें। तो साकिब, ये जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिया, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या इसमें ये शिक शामिल नहीं होगी कि ये इतना एकदम से आप इतना इजाफा नहीं कर सकते फौरी तौर पर? रेगुलेटर की क्या इस पर नजर नहीं होगी पहले से? वो अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने नहीं आया है, वो भी हम लोग अपना मुतालबा ये भी पेश किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमारे सामने इसको रखें कि ये क्या है इसका। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम लोग जो है हमें इट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, लेकिन इसके साथ अगर इस तरह का वो हो कि जो इम्पोर्टर्स हैं या जो यहाँ की आवाम है उनके ऊपर वो एक बोझ आ जाए और एक ऐसे चार्जेस के जो बनते नहीं हैं और वो उनके ऊपर आ जाए, तो वो करना मेरे ख्याल में उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब फैयाज साहब एक्टिंग CCI हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हुकूमत से बात करेंगे, अदालतों का रुख करेंगे, लेकिन इस इजाफे को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को खत लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले जो इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, जो इस वक्त इलेक्शन में धांधली का एक मामला है, उस पर थोड़ा सा नज़र रखी जाए और ये श्योरिटी हासिल की जाए कि कर्ज दे तो रहे हैं, कर्ज वापस कैसे लिया जाएगा। मुख्तलिफ जो मुआशी माहिरीन हैं वो इस पर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जो साबिक वज़ीर ख़जाना है उनकी जानिब से राय दी गई कि इस तरह के कई खतूत कई ममालिक की जानिब से IMF को लिखे जाते हैं, लेकिन इन खतूत का कोई असर IMF प्रोग्राम पर या उस मुल्क पर पड़ता नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि ब्लूमबर्ग ने भी अपने एक तज्जियाती रिपोर्ट पेश की थी, एक जायज़ा पेश किया था जिसमें उसने खदशात का इजहार किया था कि अगला IMF प्रोग्राम शायद पाकिस्तान को मिलना मुश्किल हो जाए या उसमें कुछ शराइत मजीद सख्त ज़रूर हो सकती हैं। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी अकमल साहब हमारे मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो खत IMF के पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को लिखा गया है, क्या ये आने वाले प्रोग्राम पर कोई असर डाल सकता है? पाकिस्तान और IMF की डीलिंग में कुछ रुकावटें खड़ी हो सकती हैं इसके नतीजे में? देखें, अगर थ्योरेटिकली हम बात करें तो इस खत से IMF के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और पड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि IMF का जो बेसिकली इससे पहले उन्होंने PTI से राब्ता किया था उसकी वजह थी। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी और उससे पहले जो है वो जब पहली इंस्टॉलमेंट का टाइम आ रहा था तो उस वक्त जो है वो इलेक्शन सर के ऊपर थे। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से और केयर टेकर गवर्नमेंट होने की वजह से IMF ने राब्ता किया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आप कल को इक्तिदार में आते हैं तो जो हम इस वक्त निगरान हुकूमत से या पिछली हुकूमत से जो वादे कर रहे हैं या जो इनसे एक्सपेक्टेशन है और उन पॉलिसीज का तसलसल आप बरकरार रखेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने तीनों पार्टी से बात की थी, क्योंकि जाहिर है उस वक्त तो उन्हें नहीं पता था ना कि किसकी हुकूमत आ जाएगी। अब जबकि एक हुकूमत मौरज़े वजूद में आ चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, और एक दो दिन में आप देखेंगे कि जो हालात बता रहे हैं
वो वजीर आजम का इंतखाब भी हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो पीटीआई कम अज कम इस पॉलिटिकल सिनेरियो में इनडिफरेंट हो जाती है। इसलिए उनका इस मौके के ऊपर खत लिखना मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी किस्म के आईएमएफ के प्लान को डिस्टर्ब कर सकेगा। हाँ, ये है कि अलबत्ता आईएमएफ थोड़ा सा और डिक्टेटिव हो जाएगा, थोड़ी सी और शराइत को सख्त कर देगा, अदरवाइज उसका थ्योरेटिकली कोई एक तो उसके उसमें है भी नहीं, एम्बिट में भी नहीं है कि वो पॉलिटिकली कोई चीज किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सके। और दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत को भी जो है वो एज सच सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। तो पीटीआई ने जो है ना अपनी माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर जो है वो अपने आमतौर पर जो आईएमएफ की शराइत होती हैं वो टैक्स कलेक्शन और टैक्स नेट को बढ़ाना, फिर बिजली और गैस के जो टैरिफ हैं उनको रिवाइज करना, फिर इसी तरह से कुछ इस्लाहात की तरफ वो उस मामले को लेकर जाते हैं। तो क्या कंसर्न होगा आईएमएफ का कि यहाँ पर इलेक्शन शफाफ हुए हैं या नहीं हुए, या फिर आईएमएफ और उसके मुआहदे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इलेक्शन शफाफ हो या ना हो, किसी को एतराज़ हो ना हो, उनका प्रोग्राम उसी तरह से जारी रहेगा और वो कर्ज देंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, इस वक्त आईएमएफ सिर्फ पाकिस्तान से डील नहीं कर रहा। देयर आर मल्टीपल कंट्रीज जो आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। अब अगर वहां की आप एक एज्यूम करें थ्योरेटिकल सिनेरियो कि वहां के ऑपोजिशन पार्टीज उठ के आईएमएफ को लेटर्स लिखना शुरू कर दे, तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है कि आईएमएफ जो है वो इसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसे करने लगा फिर तो हर मुल्क की सियासी पार्टी की ओपोजिशन उठेगी और वो हुकूमत के खिलाफ लिख देगी कि इनको कर्जा नहीं देना, इनको कर्जा नहीं देना। बस पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, देन ओपोजिशन और आईएमएफ का ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त के साथ होता है। आईएमएफ ओपोजिशन के साथ इस हद तक राब्ते में नहीं रहता, ना ही उनकी बातों से इन्फ्लुएंस में आता है, क्योंकि इस तरह अगर आ जाए तो फिर तो आप समझें कि प्रोग्राम में कोई भी मुल्क नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान की हम क्या बात करें। तो मुझे नहीं लगता है कि आईएमएफ जो है स्पेसिफिकली इस हवाले से कोई इसको वेटेज देगा। ठीक है। और चौधरी साहब, जाहिर है कि इस जो बनने वाली हुकूमत है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी उस पर तो ज़रूर इसका एक प्रेशर होगा कि एक अपोजिशन जमात की जानिब से आईएमएफ को ये खत लिखा गया, तो उनके लिए डील करना आईएमएफ को कितना बड़ा चैलेंज होगा। अगर एक $6 अरब से ज़्यादा का प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए तो उसकी इस वक्त क्या अहमियत होगी पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हुए? देखिए, ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त मेरे सामने हैं उनमें तो ज्यादातर चीजें पॉजिटिवनेस की तरफ जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे जो रिजर्व्स की इस वक्त जो एक्सटर्नल रिजर्व जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन 16 बिलियन के लगभग है प्राइवेट सेक्टर के और स्टेट बैंक के मिला के। इसी तरह सीपीआई को आप देखें तो उसमें भी जो है वो 28.3 से नीचे आने के इस महीने में चांसेस हैं। हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होकर तकरीबन 13 बिलियन पे रह गया, जो कि लास्ट ईयर 14 बिलियन था और पीटीआई की हुकूमत में ये 50 बिलियन प्लस पे था, ये डेफिसिट था। और करंट अकाउंट जो है वो हमारा सिर्फ 1 बिलियन के खसारे में रह गया टिल डेट, आज फरवरी की डेट 16-17 तारीख तक। तो ये बहुत ही अच्छे मतलब जो है ना वो आने वाले वक्त में है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाली हुकूमत को कोई बहुत ज्यादा महंगाई करनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अपना जो टैक्स रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन की जो बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें थोड़ी सी उन्हें जो है वो एक किस्म की शफाफियत लानी पड़ेगी, अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के लॉसेज हैं उनको रिविजिट करना पड़ेगा, जो हमारा सर्कुलर डेट गैस और बिजली के शोबे में है उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर जो चैलेंज होगा वो जो इंटरनल डेट के ऊपर हमारी जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स है वो इस वक्त सबसे मसला है। चौधरी साहब, जिस तरह बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह आयरोस पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो वो हुकूमत चाहे ना चाहे महंगाई तो बढ़ रही है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली फिर इन चीज़ों के बढ़ने से उसका एक इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैंने जो पॉजिटिवनेस बताई है वो हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है, ये मॉनेटरी जो पॉलिसी है, मैंने उस हवाले से बताया। जो हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें नो डाउट बहुत सारी खामियां हैं, जिनमें से कुछ की मैंने आपको निशानदेही भी की है। और गैस, और देखिए इसका ताल्लुक है हुकूमत के टैक्स कलेक्शन या हुकूमत के रेवेन्यू कलेक्शन में और हुकूमत के अखराजात में। अब हुकूमत के अखराजात में हर किस्म की चीजें, उसमें तनख्वाहें भी हैं, उसमें सर्कुलर डेट्स को कवर करना भी है, उसमें जो है वो तनख्वाह मतलब दीगर डिफेंस एक्सपेंडिचर को आप ले लें वो भी है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये सूबों को 55% देना है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने देना है। तो टैक्स और एक्सपेंस यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस में एक बैलेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा, और उस मेंटेनेबिलिटी के लिए बहरहाल चैलेंजेस सामने आएंगे, जिसके नतीजे में शायद बिजली वगैरह महंगी
हमें मजीद करनी पड़े। ये चैलेंजेस नो डाउट कि आने वाली हुकूमत को होंगे, लेकिन एक अच्छी फिजिकल पॉलिसी के जरिए इसके ऊपर जो है वो काबू पाया जा सकता है। और चूंकि IMF के साथ इस वक्त प्रोग्राम की बहुत ज्यादा अहमियत है और एक बड़ा प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए, तो अगला वजीर खजाना जो अब नामजद हुकूमत की जानिब से किया जाएगा, उसके लिए फिर आपको क्या लग रहा है, कैसा वजीर खजाना हो जो कि IMF को बेहतर तरीके से डील कर सकता हो, ना कि कोई ऐसा नाम सामने आए जिसके माजी में टर्म्स कोई खास ना रहे हो या डीलिंग का कोई खास तजुर्बा ना हो IMF के साथ? देखिए, वजीर खजाना में दो खुसूसियात लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1, IMF के साथ डीलिंग का तजर्बा हो, नंबर 1। नंबर 2, जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन है, हमारे यहाँ पॉलिसीज बन जाती हैं लेकिन वो पॉलिसीज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में जो है ना वो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें अपने जो सूद का जो अखराजात है वो हमें कम करने पड़ेंगे, इसी तरीके से हमें अपनी टैक्स कलेक्शन को तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एक सर्टेन लिमिटेशन है। तो क्यों ना हम अपने खर्चे कम करें, क्यों ना हम सर्कुलर टैक्स का मसला हल करें। तो इस किस्म की चीजों से इनकाउंटर करने की कैपेबिलिटी आने वाले वजीर खजाना में होनी चाहिए, ताकि वो सिर्फ चीजों को थ्योरेटिकली और जुबानी कलामी बातें करने से ना करे, बल्कि प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करे, वो नजर भी आए, ताकि मुल्क जो है वो हमारा माशी ये इस वक्त बहरान हमारे सामने है उससे बआसानी निकल सके। 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा, अगर अच्छी कमिटमेंट होगी तो आई एम वेरी मच होपफुल। और जो इनिशियल 90 दिन या 100 दिन का जो प्लान होगा, जाहिर है उसमें तो एक बजट साजी का बड़ा चैलेंज भी शामिल होगा, तो उसमें कौन से ऐसे अहम पॉइंट्स आप समझते हैं कि जो इस वक्त ज़ेर गौर होने चाहिए नई फाइनेंस मिनिस्ट्री के? देखें, अगर फिजिकल पॉलिसी की हम बात करें तो टैक्स रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाना जो है वो लाजमी होगा, क्योंकि अभी भी 9,500 अरब का जो टारगेट था वो अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि अचीव हो जाएगा, क्योंकि 5,000 अरब के करीब जो है वो तो हुकूमत ने ऑलमोस्ट FBR ने कलेक्ट कर लिया है। तो अगली मरतबा जो है तकरीबन पाकिस्तान को 14 से 15,000 अरब रुपए जो है वो टैक्स की मद में मेरे ख्याल में जमा करने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है, उसके बाद डेट सर्विसिंग का मैकेनिज्म है, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। खास तौर पे मैं जो इस वक्त बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हमारा जो इस वक्त इंटरनल एक्सटर्नल जो कर्जा है वो तो है ही है, इंटरनल जो कर्जा है वो हुकूमत तकरीबन केयर टेकर गवर्नमेंट 4,000 अरब के करीब कर्जा ले चुकी है, उसका सूद भी हमने देना है। और ऑलरेडी जो हुकूमत के ऊपर तकरीबन 40 से 43,000 अरब रुपए का जो लोन आउटस्टैंडिंग है हमारे कमर्शियल बैंकों का, तो वो भी हमने देना है। तो ये इतने बड़े खर्चे हैं सूद के कि जिनके ऊपर जो है वो आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इन सारी पॉलिसीज को बैंकों के साथ भी टर्म्स को रीनेगोशिएट किया जाए, अगर इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कुछ कमी की जाए या बैंक्स के ऊपर मल्टी टैक्स लगा के उस रेवेन्यू को नेट ऑफ करने की कोशिश की जाए, तो ये वो सारी ऐसी चीजें जिससे पब्लिक जो है ना बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं होगी, लेकिन हमारा जो फिजिकल अकाउंट या बजट डेफिसिट है उसको हम जो आसानी काबू पा सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद। हुकूमत के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से वो इन चैलेंज से नबरदाज़मा होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर नजर डालेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्या तालीम का हुसूल अब एक कारोबार बन चुका है? पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एक मिडिल क्लास आदमी औसतन अपनी तनख्वाह का 60% बच्चों की तालीम पर खर्च कर देता है। फिर भी हम मयार तालीम और रट्टा लगाने वाले बच्चे ही क्यों पैदा कर रहे हैं, ये अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है। वक्त गुजरने के साथ साथ गली मोहल्ले के इन स्कूल्स ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस वक्त बहुत से प्राइवेट तालीमी इदारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक भी पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चों को स्कूल में दिया जाने वाला सिलेबस, पढ़ाया जाने वाला सिलेबस क्या तब्दील होने की ज़रूरत है? क्या ये इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है? क्या बच्चों का निसाब जो इस वक्त पढ़ाया जा रहा है उसमें काज़े पूरे किए जा रहे हैं कि हम एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर फ़र्द को माशरे में खड़ा कर सकें? और फिर जो इस वक्त महंगी होती तालीम है उसका क्या कोई हल इस वक्त मौजूद है? जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी हालत इज़ार सबके सामने है, वहाँ पर लोगों की तरजीह नहीं होती कि अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाए। मजबूरन जब बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो फिर वालिदैन पर बहुत ज़्यादा फ़ीसों का बोझ, और फिर फ़ीसों से हटकर जो दीगर स्कूल्स के अखराजात होते हैं जिसमें स्टेशनरी और कोर्स वगैरह, और फिर उसके साथ यूनिफॉर्म्स और फिर मुख्तलिफ इवेंट्स पर जिस तरह के इजाफी खर्चे होते हैं, तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? एक आम आदमी पर ये कितना बोझ डाल रहे हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ीशान अल्ताफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइवेट स्कूल ओनर भी हैं, प्राइवेट स्कूल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा जो इस वक्त हमारे प्राइवेट स्कूल्स काम कर रहे हैं, एवरेज अगर एक हम निकालें तो ये एवरेज जो फीस है एक प्राइवेट स्कूल की वो कितनी है? इसमें जाहिर है कि वो बड़ी फीस वाले जो कि 60-60,
10,000 लाखों रुपए भी ले रहे हैं, और इसमें वो जो 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपए लेते हैं वो भी शामिल हैं। एक एवरेज फीस कितनी होती है प्राइवेट स्कूल की? देखिए, एवरेज फीस का इस तरह तयन तो नहीं लगा सकते कि कितनी होनी चाहिए, कितनी है, क्योंकि हर स्कूल जिस एरिया में मौजूद है उसकी एक बिल्डिंग की कॉस्ट है, उसकी एक रेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। वहाँ पे टीचर्स भी एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरे लदामात भी होते हैं। तो एवरेज फ़ीस जो मैं समझता हूँ 5,000 रुपये से जो शुरू होता है और वो 1 लाख रुपए तक फ़ीस अब सुनने में आती है कि स्कूल की फ़ीस है। और कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई भी करते हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले, और कहीं ना कहीं उनके साथ जो फ़ीसें चार्ज कर रहे हैं तो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते। लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूल का नाम लेते हैं तो इट शुड बी ऑलराउंडेड स्कूल, जिसमें तरबियत, जिसमें तालीम और स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। दो तरजीहात क्योंकि आज हमारा स्पोर्ट्स भी कोलैप्स हो रहे हैं, इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं निकल रहे हैं, एक क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स भी तो है हमारे पास। लेकिन प्राइवेट स्कूल का जब हम नाम लेते हैं तो जहन में खाका आता है एक बिल्डिंग का, छोटी सी बिल्डिंग किसी एरिया में, और वो 2, 3, 4 मंजिला वो बिल्डिंग है, उसमें ना कोई ग्राउंड होता है, ना कोई ऐसी स्पेस होती है कि जहाँ पर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सके। देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, एक खाका तो आता है, लेकिन जहाँ फीस इन्हेंस हो जाती है ना, जहाँ 30,000 एंड अबव फीसें जाती हैं, तो उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, जिसमें ग्राउंड भी मौजूद होते हैं, जिसमें ऑडिटोरियम भी मौजूद होते हैं, जिसमें लैब भी स्टैंडर्ड्स की मौजूद होती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही होती हैं, और ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जब आप जो कम चार्ज करने वाले स्कूल हैं, लामौला उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। देखिए, दुनिया भर में ना गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा फोकस होता है कि वो लोगों के लिए ईज़ हो जाता है, जहाँ जिस इलाके में रहते हैं वहीं काउंटी या वहीं के बच्चे वहीं पढ़ते हैं उसी इलाके में, ताकि ट्रांसपोर्ट का मसला उनका कम हो जाए और उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और वो पार्क्स, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ मिले। अनफॉर्चुनेटली हमारे अगर सिंध की बात की जाए, कराची की बात की जाए, तो ये कभी सोचा ही नहीं गया भाई कि इधर 30 मिलियन की आबादी हो जाएगी तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ लेंगे, या बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए। अमूमन ज़्यादातर देखा गया है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में ही जो घर थे उन्हीं को कन्वर्ट करके, जो आप 3 फ्लोर 4 फ्लोर की बात करें, इसी तरह कन्वर्ट हो गए। ये मजबूरी भी है। अब इसको आप ये नहीं कह सकते, आज की ज़रूरत भी है, क्योंकि तालीम तो देनी है ना बच्चे को। जहाँ तक आपने बात की थी एक करिकुलम, जब स्टार्टिंग में बात की थी एक करिकुलम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखें, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इट शुड बी एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ लेके चलें। ये बच्चे हमसे अलग नहीं है। अगर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या लो फीस में पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। गवर्नमेंट स्कूल को अगर साइड में रखें और अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें जो 5,000 से शुरू होकर लाख तक जा रहे हैं, तो ये इनका सिलेबस सेम होता है, ये सेम किताबें पढ़ा रहे हैं, इनके पास सारा सब एक जो फैसिलिटी वाइज है सब कुछ सेम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को? देखिए, उसमें 3-4 बोर्ड्स ये पढ़ा रहे हैं। एक मैट्रिक बोर्ड है, एक आखान बोर्ड है, एक कैम्ब्रिज बोर्ड है, और भी 1-2 बोर्ड हैं, लेकिन ये मेजर बहुत रोल प्ले कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग अडॉप्ट भी यही कर रहे हैं। जहाँ तक कैम्ब्रिज बोर्ड है, वो एक सक्सेसफुल बोर्ड है, जो कैम्ब्रिज एजुकेशन है, क्योंकि 100 पता नहीं 25 ममालिक से बड़ी स्कूल्स की चेन में वो फॉलो हो रहा है। बड़ी स्कूल में अब मेरा ख्याल है छोटी स्कूल भी वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ बोर्ड आपने वो करिकुलम नहीं पढ़ाना, वो फैसिलिटीज़ भी उन बच्चों को देनी है। टीचर्स भी उसी हिसाब से आपको हायर करने पड़ेंगे। जी, उसी हिसाब से आपको टीचर्स को भी सैलरी भी देनी है और हायरिंग भी करनी है और उनकी ग्रूमिंग भी करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने उसकी बात करते हैं तो मैं सबसे पहले कहता हूँ भाई, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एक टीचर, आप यहाँ पर टीचर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही चेंज है कि एक टीचर आया, उसको कहीं जॉब नहीं मिली, या वो माँ थी, वो आती थी बच्चे को ड्रॉप करने, आज वो टीचर बन गई है, लेकिन उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स नहीं हुई हैं। तो उसके लिए वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है स्कूल को, तो इट्स एक्सपेंसिव अगेन। तो जहाँ तक आपने बात की, 3 बोर्ड्स मौजूद हैं और ज़्यादातर यही बोर्ड्स काम कर रहे हैं जो कामयाब हैं। लेकिन इसमें लामौला अगर मैट्रिक बोर्ड्स की बात करें या आखान बोर्ड की बात करें, तो इंटरनेशनली बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं जब यूनिवर्सिटी का टाइम आता है, जब उनको हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें इन सबको इनलाइन करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे कई सालों से मैं जब भी टीवी चैनल पे बैठता हूँ या कहीं भी फोरम में बैठता हूँ, तो मैं कहता हूँ एक करिकुलम होना चाहिए। हमारे पड़ोसी कितने ममालिक हैं, सब ने एक करिकुलम पे ध्यान दिया। आज से नहीं, उन्होंने 60-70s में ये काम कर लिया था।
आज हम 2024 यहाँ पर में गरीब को बैठे तो हैं आप साइड में रख दें, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बंदा है, कोई अगर 60-70-80 हज़ार रुपये माहाना कमा रहा है, तो इसका मतलब उसका बच्चा तो एक अच्छी मेयारी तालीम से महरूम ही रह जाएगा, क्योंकि उसको वही 5-6 हज़ार रुपये वाले स्कूल में उसको दाखिल करवाना पड़ेगा, और फिर उसके पास तो ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी नहीं, वो क्या करे फिर? देखिए, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, एक 60,000 वाला पेरेंट नहीं, 1 लाख रुपए वाला पेरेंट्स उसके लिए भी डिफ़िकल्ट है। अगर उसके 4 बच्चे हैं, उसने बिजली का बिल देना है, उसने घर का रेंट देना है, उसने यूटिलिटीज़ भरनी है, उसने ग्रॉसरीज लेनी है, उसने अपने डे टू डे रूटीन चलाने है, तो बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल हर जगह, हर शहर में, हर गली के कोने में मौजूद है। तो मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बोला है कि गवर्नमेंट सीरियस नोट पे इस पे काम करे, लोगों को ईज करें। आफ्टरनून में हमारी बिल्डिंग अंडर यूटिलाइज हैं, उनको यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखें, एक कॉस्ट आपकी मॉर्निंग में निकल आई है, जो प्राइवेट स्कूल वाला अगर कर रहा है तो उसके एक्सपेंसिव भी निकल आए, उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है उसमें, उसके बाद उसकी बिल्डिंग अंडर यूटिलाइज है। तो अगर गवर्नमेंट सीरियस नोट पे करे, गवर्नमेंट स्कूल्स के तो हाल ये है कि आप सबको पता ही है कि उसको रिवैम्प करने में, और गवर्नमेंट का फोकस हो तो फिर वो जो उनका अपना एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू वो गवर्नमेंट स्कूल्स को एनहांस कर दें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कर दें। उनका तो फोकस ही नहीं है तालीम पर, सेहत पर, ये बिल्कुल नेग्लेक्टेड शो में। सर, जब कोई मिनिस्टर आता है, एजुकेशन मिनिस्टर आता है, या उसकी तरजीहात, आई डोंट नो, इतने सालों से हम भी काम करें, हमें भी 2-2, 3-3 डेकेड हो गए इसी काम में, और वो क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, उनकी सोच क्या है। लेकिन दिस शुड बी अ लाइफ लाइन। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, आज मईशत की बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, तो एजुकेशन में फोकस होना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो अरबों रुपया चाहिए आपको उसको डेवलप करने के लिए। तो देखें, दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी है सब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से बनी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स ने अपना पैसा लगाया, तो यहाँ क्यों नहीं लगाते? यहाँ लगाए ना। हर इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी जरूर खोले। यहाँ तो 1000 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। ये वही शहर है, वही मुल्क है जहाँ पर दुनिया भर से अभी जो बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल्स, वो भी तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के ही हैं, और एक बिजनेस पॉइंट के अंदाज से वो उसको चला रहे हैं कि वो हर साल 10% इजाफा हो जाता है फीस में। तो उस तरह से एक आम आदमी की तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही या उसकी आमदनी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन फीसों का बोझ उस पर बढ़ता जा रहा है। देखिए, वो जो आप एक इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि टेक इट एज द इन्वेस्टमेंट और टेक द प्रॉफिट बैक फ्रॉम दिस। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको एज अ बिजनेस लें, लेकिन आप अपनी चीज़ें पूरी करें, CSR पूरी करें। आप 10% स्कॉलरशिप है, वो क्यों नहीं देते जब गवर्नमेंट की तजवीज़ात में से 10% स्कॉलरशिप दें। और जिस तरह 10% फीस में इजाफा होता है हर साल, क्या टीचर्स की भी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं जो कि काम कर रहे होते हैं? आप एज पर माई नॉलेज जो बड़े स्कूल्स की बात करें तो वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि टीचर का घर भी उसके बगैर नहीं चल सकता। आज ट्रांसपोर्ट जो वो 3000 2000 में पहुंच जाती थी, आज उनको 6-8 हज़ार रुपये लग जाते हैं एक टीचर को पहुंचने के लिए भी, जबकि वो सब्सिडाइज होती हैं। वैन ड्राइवर्स उनको कहीं ना कहीं गुंजाइश करते हैं। एक बच्चे को आने के लिए 10,000 रुपये चाहिए आज घर से, अगर लॉन्ग डिस्टेंस उसका है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्टेक है प्राइवेट स्कूल्स का, जो मुल्क की तरक्की में ज़रूर कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखें, हम फ़ायदा क्या उठा सकते हैं, हम उस पर बात करें ना। हम क्रिटिसाइज से ज़्यादा हम उनसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। कई हुकूमतों में मेरी मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर से भी और काफ़ी लोगों से भी, गवर्नर्स वगैरह से भी। तो हमने उनको एडवाइज़ ही की है कि आप आफ्टरनून में बिल्डिंग एक्वायर कर लें, वो बिल्डिंग सेम करिकुलम पढ़ा लें। वही एजुकेशनिस्ट जो मॉर्निंग में चार्ज कर रहे हैं वो उसको सब्सिडाइज कर देंगे और लोगों के लिए ईज हो जाएगा। आज गवर्नर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है सिंध में, देखें IT का पूरा वो बनाया है, तो उसमें आई एम सी ऑफ गवर्नर हाउस, तो पूरा एक 50,000 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट से जो आप ये इस वक्त वो चाह रहे हैं ताउन, वो किस तरह का हो? यानी आप लोग 12-1 बजे 2 बजे जब आप लोग स्कूल्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट वहाँ पर कोई एक्टिविटी करे, आप लोग उसके बदले में पे करें? देखें, ताउन वी आर वेल ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। हम ताउन दे सकते हैं अगर कोई सीरियस नोट पे बात करे। 30 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं अभी, 30 मिलियन बच्चे, यानी कि 3 करोड़ बच्चे मुल्क के बाहर हैं जिनके पास कोई फैसिलिटीज मौजूद नहीं और है। सरकारी स्कूल भी खाली है, वहां भी बच्चे पढ़ते नजर नहीं आ रहे। तो अडॉप्ट करवा लें प्राइवेट स्कूल्स को, बोले ये नेशनल कॉज है, यू हैव टू अडॉप्ट 1 or 2 स्कूल्स। उनकी इनकम के हिसाब से उनको कैलकुलेट करके उनको अडॉप्ट करने दें, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल्स अडॉप्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स को, तो वो जो अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनकी फीसेस पे बढ़ा देंगे, फिर वो वाला खर्चा वहां से पूरा करना शुरू हो जाएंगे। देखें आप, फिर हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते सर?
हम पॉजिटिव सोचें ना कि हमारे मुल्क का कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई भी बिजनेसमैन आएगा, मैं कहता हूँ मैं टावल की फैक्ट्री लगा देता हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है, मैं एक्सपोर्ट में आ जाता हूँ, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, मैं आईटी के बिजनेस में आ जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है मैं प्राइमरी स्कूल खोलूँ, सेकेंडरी स्कूल खोलूँ, ओ लेवल्स खोलूँ, मुझे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ जाता हूँ, जितनी इन्वेस्टमेंट मेरी है मैं उस पर कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उसमें रेंटल इनकम भी है, मैं आराम से इंजॉय करता रहूँ। तो देखें, आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों में फ़ायदा होता है मुल्क का। आज बिजनेस हमारे पास अरबों रुपए डॉलर हम भीख मांग रहे होते हैं IMF से। 1 बिलियन कोई बड़ी चीज़ है डॉलर? हमारे मुल्क में इतने लोग हैं माशाल्लाह, खैर ख्वाह भी हैं, करना भी चाहते हैं और कर भी सकते हैं। जब एक शख्स जो कि कोई वही फिर 60, 70, 80 हज़ार या लाख रुपए कमा रहा है और उसकी जेब से 50, 60 हज़ार रुपए सिर्फ फीस की मद में, बच्चों के तालीम की मद में चले जाते हैं, वो पॉजिटिव कैसे सोचेगा जब तक उसको रिलीफ नहीं मिलेगा? देखिए, उसकी बात यह है कि आप जॉब्स क्रिएट करें ना, मुल्क में ईज करें लोगों को। जो हम फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, फ्लाइट ऑफ इन टर्म्स ऑफ हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्यों नहीं हमारे पास एक नेशनल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रांच कैंपसेस क्यों नहीं है? बच्चों, एक बच्चे का कैलकुलेट तो करें, 2 करोड़ रुपया खर्च होता है एक साल में एक बच्चे के ऊपर, जो बाहर फ्लाइट ऑफ कैपिटल ले जाता है। इतना बड़ा हमारे ज़र मुबादला हमारे मुल्क से बाहर चले जाता है। जहाँ तक आपने बात की है इसकी कि भाई कि ये एक आम आदमी की तनख्वाहें कम है, तो उसके लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, इसी तरह होंगी जब बिजनेसमैन सब बैठेंगे और इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आज एक की तनख्वाह 50,000 रुपये तो 50 लाख रुपए नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कैसे होगी उसको सोचें। यहाँ पर 5 लाख रुपए क्यों नहीं हो सकती? एक इमाम की, मस्जिद के इमाम की सैलरी क्यों 25-30 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये? वो क्यों ज़कात और उसमें सोचता रहता है? उसकी सैलरी एक बड़े CEO की तरह क्यों नहीं हो सकती? तो इस पे सोचा जाए कि हम ये चीज़ें कैसे डेवलप करें कि एक आम आदमी जो हम एक्सपेंसेस तो कम नहीं कर सकते, आज बिजली के बिल्स कम नहीं हो सकते, आज गैस के बिल कम नहीं हो सकते, आज रेंट्स कम नहीं हो सकते, आज ग्रोसरी कम नहीं हो सकती, आज ट्रांसपोर्टेशन कम नहीं हो सकती। तो क्या वजह है कि हम क्यों नहीं ऐसे इंसेंटिव, क्यों नहीं ऐसी जॉब्स क्रिएट करें, क्यों नहीं ऐसी इंडस्ट्रीज लगें कि जिसमें इनका रोजगार बढ़ जाए और ये 1 लाख रुपए कमाना शुरू हो जाए। जो सिलेबस जिस लेवल का और जिस मयार का हम पढ़ा रहे हैं प्राइवेट अपने स्कूल्स में, चाहे वो लो लेवल स्कूल्स हो या हाई लेवल स्कूल्स हो, वो क्या इंटरनेशनल लेवल को मीट करता है? जो जिस तरह के डिजिटल कोर्सेज या बिजनेस प्रोफेशनल कोर्सेज एक इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे को शुरू से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है ताकि उसकी बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग और आगे जाके वो एक प्रोफेशनल बन सके, तो यहाँ पर उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है? मैं जहाँ तक अपने इंस्टीट्यूशन की बात करूँगा और जो अलायंस मेरे साथ पार्टनर्स हैं जो स्कूल चला रहे हैं, वो तो ज़रूर करते हैं जी। उसके बगैर कैम्ब्रिज आपको एक्रीडेंशियल देगी नहीं आपके बच्चों को। और हमारे पास तो प्राइमरी में भी कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होते हैं, सेकेंडरी में भी कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होते हैं। हम तो हर चीज़ हमारे पास सिंक्रोनाइज है। कैम्ब्रिज सिस्टम में तो शायद 15-20% या ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% बच्चा पढ़ रहा होगा, जो बाकी 70-75% है उसको ये फैसिलिटी मिल रही है। मैंने आपको बताया ना, उसी के लिए आप प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स को बिठाएं, एक फोरम बनाएं, नेशनल कॉज के लिए बनाएं। नेशनल कॉज एक बड़ा कॉज है जी, 30 मिलियन बच्चे हैं और 30 मिलियन के अलावा 30 मिलियन और जो पढ़ रहे हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड मार्क नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। सिंध बोर्ड आपका उस लेवल पे एजुकेशन फराम नहीं कर रहा कि वो बच्चा जाके इसके लिए गवर्नमेंट को बिठाने की क्या जरूरत है? आप लोग की 1-2 एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उस प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग कुछ डिसाइड करके गवर्नमेंट के सामने कोई तजवीज़ रखें। देखिए, मैंने आपको बताया कि तजवीज़ तो हर दफ़ा जा रही हैं, अभी इस प्रोग्राम के थ्रू भी जैसे ये बात जारी है। देखिए, हम सब इस मुल्क में ही पैदा हुए हैं और इस मुल्क में ही यहीं मर जाएंगे और यहीं पर कारोबार करेंगे, यहीं पर जिएंगे, हमारा सारा स्टेक यहीं पर है। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं ये खास तौर पे ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमने अपने डोर्स अपने स्कूल के ओपन कर दिए। जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, देखें, पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम होती है। मेरे कैंपसेस में आफ्टरनून में फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पर सुबह मॉर्निंग में बच्चों से चार्ज किया जाता है। अच्छा, दुनिया जहाँ की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद है, अप टू द स्टैंडर्ड्स हैं। हमने 45 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम हम पाकिस्तान में, मैं खुद लेके आया हूँ उसको, ठीक है। उसके बावजूद वो स्टैंडर्ड का असूल है, आफ्टरनून में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट से लेके यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह सब हम दे रहे हैं। मैंने कितनी दफ़ा गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, सिंध मिनिस्टर्स हैं, उनको बोला भाई इसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स कर लें आप और वो बिल्डिंग यूटिलाइज करें और उनसे करिकुलम डिज़ाइन हुआ है हमारा। देखें, अब स्किल बेस भी करिकुलम होता है। एक बच्चा अब 10 साल का हो गया है, अब वो नहीं पढ़ सकता, वो क्लास KGs की बुक है, क्लास 1 की बुक है,
तो कम से कम उसको स्किल सिखा दें, उसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि ये मांगने वाला हाथ देने वाला हाथ बन जाए। तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। किसी को भी बोला जाएगा तो मेरा ख्याल है कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एजुकेशनिस्ट, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए। जो बड़ी चेन्स हैं जहां पर हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा वो बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़े, तो उनमें से कितने बड़े स्कूल्स हैं जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो भी आपने बताया? सर मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितनी मेरी रिस्क में इजाफा हुआ है, मॉर्निंग के बच्चों की वजह से नहीं हुआ, वो तो मैं चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन जब आप कार्य खैर का काम करते हैं और अपनी जगहें खोल देते हैं, अपने डोर्स खोल देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, जिस तरह किया है, तो वो कर देंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपके घर में भी खुशहाली आएगी और ये बच्चे आपके लिए ही एसेट बनेंगे। और चूंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती इस तरह के प्रोग्राम्स की, तो ये इसका तरीक़ाकार क्या है, इसका मेरिट क्या है? अगर लोगों के लिए आप बता सकें, नहीं कोई भी एक शख्स जिसका बच्चा है और वो टैलेंटेड भी है, वो पढ़ना भी चाहता है, तो वो आए आपके पास और ये उसको एडमिशन मिल जाएगा, तरीक़ाकार इसका क्या होगा? सर जो ओन पाकिस्तान हमारी एनजीओ है, जिसमें मैं खुद अपनी फैमिली की फंडिंग से कराता हूँ। मैं कहीं से, अल्लाह का शुक्र है, वी डोंट आस्क एनी सिंगल पेनी फ्रॉम देयर। उसके लिए हमारे पास ऑफिस बना हुआ है। आप माली, मासी, जिसके भी बच्चे हैं, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट उसी बिल्डिंग्स में जहाँ पर स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, लैब्स, IMAX रखे हैं, कंप्यूटर लैब्स बनी हैं, सारी अप टू द डेट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उधर हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप अपने बच्चों को भेजें फ्री ऑफ कॉस्ट, या हम उनको पिक करेंगे, हम खुद पढ़ाएंगे। हमारे पास और अभी कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, कितना ये प्रोग्राम? देखिए हमारे पास मॉर्निंग में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। वो तो पेड है ना, ये जो अनपेड, उसमें हमने सेगमेंट बनाए हुए, 50-50 के सेगमेंट्स बनाए हुए कैंपस वाइज, तो वो हम पढ़ा रहे हैं। और जो आ भी जाए तो उसमें 100 भी बच्चे हो गए, 150 बच्चे भी हो गए, तो उनको उसी तरह हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर ये शुरू कर दिया जाए, और कोई एक सिंगल पेनी भी उनसे डिमांड नहीं किया जाता? नो सिंगल पेनी, इवन उनकी ट्रांसपोर्ट तक हम भरते हैं। हमें पता है कि अगर वो आएगा बच्चा, उससे हम 500 रुपये भी डिमांड करेंगे तो वो भी नहीं दे सकता। तो ट्रांसपोर्ट की उसके ही हमने वैन्स अपनी खरीदी हुई हैं, जो हमारे ड्राइवर जाते हैं उनको घर से पिक करते हैं। एक पॉइंट जो इलाके का पॉइंट है, जैसे हर एरिया में एक स्लम एरिया भी मौजूद होता है, जहाँ से आपके घरों में काम करने वाली खवातीन आती हैं, वो आती हैं। अगर उनको बच्चे को पढ़ा देंगे तो कितना बड़ा सदका जारिया है। तो सारे प्राइवेट उनके कोर्सेज, फिर उनके यूनिफॉर्म्स और जो एडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ डेज मनाए जाते हैं स्कूल्स में, फिर वो उनके जो चार्जेस होते हैं कुछ नहीं लिए जाते। और मैं आपको बड़ी ऑनेस्टी से बता रहा हूँ और बड़े हाजिर नादिर होकर बता रहा हूँ कि वो बच्चे जो आफ्टरनून में हमारे पास पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, वो बच्चे ब्रिटिश एम्बेसी में ब्रिटिश हाई मिशन का इंटरव्यूज़ भी लेके आए हैं। वो ब्रिटिश हाई कमीशन में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, कैम्ब्रिज के स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, उनके साथ मिल के कौमी तराना और उनके साथ मिल के एक्टिविटीज़ में वो परफॉर्म भी करते हैं। दे आर नॉट डिफरेंट फ्राम अदर्स। सिर्फ यूनिफॉर्म का ज़रूर फ़र्क है, उनका कलर डिफरेंट है यूनिफॉर्म का, लेकिन when they तो इसका मतलब जियान साहब आपकी विल थी, आपकी इंटेंशन थी, तो आपने ये किया और देखें ये सिलसिला चल भी रहा है, कामयाबी के साथ चल रहा है, उससे आपके जो दूसरा पेड वाला सिलसिला उसको भी फायदा हो रहा है। तो ये बड़ी बड़ी दूसरी चेन्स हैं, ये फिर इस जानिब क्यों नहीं आ रहे? ये इतने प्रोफेशनल क्यों हुए हैं कि बस वो फीसों में तो इजाफा करना है, लेकिन ऐसा कोई कार्य खैर का प्रोग्राम नहीं शुरू करना? देखें, हमें मोटिवेट करना पड़ेगा अपने लोगों को, अपने एजुकेशनिस्ट भाइयों को और बहनों को हमें बताना पड़ेगा। देखिए इतना नेशनल कॉज, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो एक बंदा मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे, मेरे और भी दोस्त भाई भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर नेशनल कॉज आ जाएगा ना तो ये बड़ा काम हो जाएगा। और हमने बड़ी पिक्चर देखनी है, बड़ा काम करना है, तो बड़े काम के लिए नेशनल कॉज समझ के हमें अपना अपना कार्य खैर करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखें हमारी बिल्डिंग अंडर यूटिलाइज है, मैंने जैसे बताया, 2 बजे के बाद कई यूज़ नहीं होती, तो क्यों नहीं हम ऐसे वेंचर शुरू कर दें जिसमें आखिरत हम संभाल लें अपनी और दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। मैं इसका जीता जागता आपके साथ। अच्छा, काफ़ी चेंज ऐसी भी हैं जो सुबह में स्कूल और फिर शाम में वो कोचिंग सेंटर्स और वो अकेडमीज चला रही होती हैं, और फिर उसमें भी वो बड़ा हैवी चार्ज कर रहे होते हैं। सर मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के पार्टनर भी हूँ, हमदर्द यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम भी पढ़ा रहा हूँ उन्हीं कैंपसेस में। ठीक है, हमारे पास इवनिंग में PhD तक क्लासेज हो रही हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। उनका सेगमेंट अलग किया हुआ हमने, उनका कार्य खैर का। आप देखें, जब आप शुरू करते हैं ना, अल्लाह ताला खुद ब खुद राहें निकालता है। बिल्कुल, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, वो फुटबॉल भी खेलते हैं, वो स्विमिंग भी करते हैं, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस हो रही हैं उनकी। सबसे पहले जो चैलेंज आया ना मेरी टीम की तरफ से, उन्होंने बोला सर क्या कर रहे हैं आप ये कैसे पढ़ाएंगे इन बच्चों को, और इन बच्चों को आप कहेंगे स्विमिंग पूल में तो मॉर्निंग में बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये तो हाइजीन नहीं होंगे, इनके नेल्स खराब। मैंने बोला मॉर्निंग में बच्चों की आप असेंबली में चेक करते हैं आप, तो इनको भी चेक करना है आपने, इसी तरह इनको शावर दिलाना है। हमारे पास शावर रूम बने हुए। तो मैं कहता हूँ अल्लाह के लिए अपने दरवाजे खोलें। तनकीद हुकूमत तो
आएंगी जाएंगी, यही लोग आ रहे हैं, यही लोग जा रहे हैं और ये होता रहेगा। हम इनको भी सपोर्ट करेंगे, हम हर वक्त सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मदद आप जितने प्राइवेट स्कूल्स के ओनर हैं बिल्कुल और नेक काम करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही उसमें बरकत डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। ज़ीशान अल्ताफ साहब प्राइवेट स्कूल ओनर हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह उन्होंने बताया कि अगर हर एक बंदा जो जितने भी लोग स्कूल चला रहे हैं अगर इस तरह के प्रोग्राम शुरू करेंगे तो शायद बहुत बड़े पैमाने पर वो बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं शायद वो भी आला तालीम हासिल कर सकें और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के काम आ सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।